नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये है हमारी एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं आरो भाग 2। आरो भाग 2 में हमारे काव्य खंड का लास्ट चैप्टर है। मैंने आपको कल भी बताया था, कल हमने इसका जीवन परिचय पढ़ा था लास्ट चैप्टर का, और जीवन परिचय पढ़ा था हमने उमा शंकर जोशी जी का। तो उमा शंकर जोशी जी गुजराती साहित्यकार है और गुजराती कविताएं लिखते हैं, और उनकी कविताओं का हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलन आया है वो हिंदी रूपांतरण के साथ आया। और किन्होंने किया है ये मैंने आपको कल बताया था, आज भी बताऊंगी, क्योंकि आज हम यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। उनकी दो कविताएं हैं, पहली है उनकी छोटा मेरा खेत, दूसरी है उनकी बगुलों के पंख। तो छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख दोनों ही कविताएं हम पढ़ने वाले हैं, और दोनों में केवल 3 ही पद्यांश है, इसलिए हम आज दोनों ही एक साथ ही खत्म करेंगे। बार बार इसको लेक्चर 1, 2 इनमें नहीं रखेंगे, फटाफट से इसको क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों, आपको कल अच्छे से समझ में आया उमा शंकर जोशी जी का जीवन परिचय क्या हमने पढ़ा था, कैसे सारी चीजें, बगुलों के पंख का हिंदी अनुवाद किसने करा है, और जो छोटा मेरा खेत है उसका हिंदी अनुवाद किसने करा है, ये सब आपको पता चल गया होगा। जैसे बगुलों के पंख जो पहले है, सॉरी छोटा मेरा खेत पहले है, तो छोटा मेरा खेत का जो हिंदी अनुवाद है गुजराती में से वो क्या है, रघुवीर चौधरी जी ने, और बगुलों के पंख का क्या है, भोला भाई पटेल जी ने। ठीक है, याद है अच्छे से, और इसे याद करिएगा क्योंकि कई बोर्ड में एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ भी आपको अलग अलग ही लिखना है, अनुवाद का भी लिखना है और लेखक का भी लिखना है। लेखक यानी कि कवि का लिखना है, कवि कौन थे, तो कवि हमारे कौन थे भाई, उमा शंकर जोशी जी। तो आरो भाग 2 का लास्ट चैप्टर है ये पद्य खंड का, उसके बाद हमारा गद्य शुरू हो जाएगा। गद्य में पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल 5 या 6 चैप्टर है, ज्यादा नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है यहाँ पर उमा शंकर जोशी जी का चैप्टर 9 आ जाता है, और भाग 2 है हमारा छोटा मेरा खेत पहले, और फिर बगुलों के पंख 2 कविता है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कविताओं को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद कि हम इसमें लिखा हुआ क्या है, उसके बाद फिर हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करें संदर्भ और प्रसंग के साथ में। ठीक है ना। छोटा मेरा खेत चौकोना पहले है, छोटा मेरा खेत पहले। चौकोना का मतलब कैसा है, ऐसा चौकोर है। ठीक है। कागज का एक पन्ना, तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, छोटा मेरा खेत किसको बोला है कि कागज के एक पन्ने को खेत की संज्ञा दे डाली है, कि जिस प्रकार से कवि कर्म किया जा सकता है और जैसे किसान कर्म किया जाता है, तो कवि कर्म के फलस्वरूप कविता का निर्माण होता है, और किसान कर्म के फलस्वरूप फसल का निर्माण होता है, फसल आ जाती है। फसल तो कट जाती है, समाप्त भी हो जाती है, लेकिन कविता का जो भाव है कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, चिर स्थायी रहने वाला होता है। ठीक है। कोई अंधर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो ये तो थी हमारी छोटा मेरा खेत पहली कविता। अब आती है हमारी दूसरी कविता बगुलों के पंख। तो ये है हमारी बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगलों की पाखें। बस इतनी छोटी सी कविता है ये। छोटी सी कविता का बड़ा सा अर्थ या बड़ी सी व्याख्या हम करने वाले हैं इसके आगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पैराग्राफ है छोटा मेरा खेत। कवि कह रहे हैं कि छोटा मेरा खेत यहाँ पर चौकोना। अब इसको एक संज्ञा और दे दो कि कागज का एक पन्ना। आप खेत को एक तरफ रख लो और यहाँ पर रख लो कागज का एक पन्ना। जिस तरह से ये खेत हो गया है और ये एक पन्ना हो गया है। ठीक है, दोनों लाइन। कोई अंधर कहीं से आया, अब यहाँ पर कोई आंधी सी आई, बहुत तेज आंधी आई और एक बीज को उड़ा कर लेकर आई और इस खेत में डाल दिया।
और यहाँ पर कवि के मन के अंदर काफी बड़ा अंदर सा जगह है, बहुत बड़ा एक ऐसा आका मतलब एक आंधी तूफान सा आ गया है मन मस्तिष्क के अंदर। तो उस मन मस्तिष्क से भरे आंधी तूफान को उन्होंने क्या करा भाई, यहाँ पर उंडेलने की कोशिश की, यानी कि उनके मन मस्तिष्क में एक बीज जागृत हुआ। बीज यानी कि एक कविता का विषय का चुनाव हुआ, कविता के विषय का चुना हुआ है। वो क्या है भाई, आंधी तूफान जो है या तो बीज लेके आया है तो खेत में बोया जाएगा, खेत में उग जाएगा और फसल उग जाएगी। और अगर किसी के मन के अंदर आंधी तूफान आया है तो किसी कविता का विषय चुन लिया जाता है, कविता के विषय का बीज बोया जाता है। तो ऐसे ही कवि के मन के कागज के पन्ने के ऊपर अगर आंधी तूफान आता है, कवि के मन में आंधी तूफान आता है तो कविता का बीज बोया जाता है और यहाँ पर फसल का बीज बोया जाता है। तो जो बीज है वो क्या है, फसल का, और यहां पर जो बीज है वो क्या है भाई, कविता का। यहां पर फसल का बीज है और यहां पर कविता का बीज है। क्षण का बीज वहां बोया गया, क्षण छोटा सा बीज है, वो थोड़ी देर के लिए वो बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। अब यहां पर तो क्या होगा भाई, पानी पिएंगे, कोई ये मिट्टी है सारी, इस मिट्टी में अगर कोई बीज बोया गया है तो पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तो ये बीज अंदर चला जाएगा, गल जाएगा और नया पौधा उगकर एक फसल तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ये फसल तैयार हो गई, बहुत सारी, ये बहुत सारी फसल तैयार हो गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये कागज का पन्ना है, यहाँ पर बीज बोया गया था भाई, कविता का बीज बोया गया, किसी विषय का चुनाव हुआ है, कवि के मन में एक बीज उत्पन्न हो गया जिससे कविता लिखनी है। अब कल्पना के रसायन से कविता की रचना कैसे हो सकती है, कल्पना के रसायन से हो सकती है, काल्पनिक रस से। किससे हो सकती है, काल्पनिक रस से हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर पानी से हो सकती है, यहाँ किससे होगी भाई, पानी से। यहाँ तो पानी से उस बीज को पुनरुद्भवन होगा या उसका जो भी होना होगा, वो जो बीज एक अंकुरन बनेगा या फिर प्लांट बनेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, फसल बनेगी, मतलब वो सब पानी के कारण होगी। पानी है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। और कविता में भी अगर कल्पना है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। कवि कल्पना के माध्यम से ही कवि अपनी कविता को सुंदर बना सकता है। तो ऐसे ही कल्पना का रस पी के, कल्पना के रसायनों को पी, क्योंकि खेत में खाद डाला जाता है, रसायन डाला जाता है, यहाँ पर भी कल्पना रूपी रसायन डाला जाता है। पी बीज गल गया निशेष। अब बीज गल गया है, अब उसका कुछ विशेष नहीं रहा है। शब्द के अंकुर फूटे, जैसे यहाँ पर फसल के अंकुर, बीज के अंकुर फूटे, वैसे यहाँ पर शब्द के अंकुर फूटे और कवि ने यहाँ पर कविता को लिखना प्रारंभ कर दिया। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ, पल्लव पुष्पों से। अब यहाँ पर जैसे ही फसल उगी, फसल ऊपर बढ़ती गई और जो पल्लव यानी कि पत्ते और फूल वगैरह सब निकले और फिर जाके वापस एक बीज का निर्माण होगा, एक वहां पर फल लगेगा, वो फल हमारा क्या है, फसल है। इसी तरह से यहाँ पर जो कविता के शब्दों का जो शब्द के अंकुर फूटे हैं, शब्द के अंकुर इस तरह से फूटे हैं कि कविता बहुत ही ज्यादा भावुक और सुंदर प्रकट हो गई है, उसका कला पक्ष और भाव पक्ष बन गया है। तो यहाँ पर कवि ने एक फसल और एक कविता दोनों के बीच में कुछ समानता और कुछ भिन्नताओं के बारे में बताने का प्रयास करा है। तो हम इसका करेंगे यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। और ये संदर्भ थोड़ा सा इसमें है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा सेटिंग ना। ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो संदर्भ हमारा आएगा कि प्रस्तुत, आराम से लिखना है, बहुत ध्यान से, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि उमा शंकर जोशी जी की कविता, जोशी जी की। अब ये की में पता है, मुझसे सब बच्चे पूछते हैं मैम कैसे पता चलता है, छोटी मात्रा लगेगी। जोशी जी की संबंध बताया ना, किसकी कविता, जोशी जी की, तो बढ़िया आएगा,
ठीक है। जोशी जी की कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है तथा इसका गुजराती से हिंदी में, गुजराती से है ना, गुजराती से हिंदी में अनुवाद इन्होंने क्या है, रघुवीर चौधरी जी ने, रघुवीर चौधरी जी ने किया है। ठीक है, किन्होंने किया, रघुवीर चौधरी जी ने किया। तो ये तो इसका संदर्भ है, और ये संदर्भ दोनों पदांशों में आएगा, दोनों कविताओं में नहीं आएगा, दोनों पदांशों में आएगा। इसमें स्वयं को कृषक के समान मानकर अपने भावों की खेती कर साहित्य रचना पर प्रकाश डाला गया है। कवि ने क्या कहा है कि मैं स्वयं क्या हूं, एक कृषक हूं। जिस प्रकार से किसान खेती करता है वैसे ही मैं कवि हूं, कवि स्वयं कृषक होता है। मैं जैसे मान रहा हूं कि कागज के पन्ने का चौकोर मेरा पन्ना है, उसी तरह से मेरा खेत है। जैसे खेत में फसल उगती है वैसे के वैसे मैं अपने पन्ने पे, चौकोर कागज के पन्ने पर मैं अपनी कविता की फसल उगा रहा हूं। आगे देखिए, यहाँ कवि स्वयं को किसान समान समझते बताते हुए कहते हैं कि कागज का एक पन्ना मेरे पास छोटा सा चौकोर खेत के समान है। किसान जमीन पर बीज बोता है जबकि मैं कागज पर अपनी रचना शब्दबद्ध करता हूँ, यानी उगाता हूँ। जिस प्रकार धरती पर फसल उगाने के लिए बीज बोया जाता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी भावों का अंधर आकर भाव रूपी बीज बो जाता है, अर्थात भाव रूपी बीज हृदय रूपी खेत में बोया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार धरती पर बोया गया बीज हवा, पानी, खाद आदि को पीकर पूरी तरह गल जाता है और तब उसके अंकुर, पत्ते और पुष्प निकल आते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में उठे भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पीकर इस भाव को अहम मुक्त कर देते हैं तथा सर्वसाधारण हिताय का विषय बना देते हैं। तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं और उनके साथ भाव रूपी पत्ते और पुष्प पल्लवित विकसित हो जाते हैं। नए नए पत्तों के भार से झुके हुए पौधों की तरह मेरी भाव अभिव्यक्ति भी झुक जाती है, अर्थात सर्वजन के लिए समर्पित हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं हम यहाँ इसका काव्य सौंदर्य। तो कवि ने कल्पना द्वारा काव्य रचना को, कर्म को व्यक्त किया है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार और प्रतीकात्मकता की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब करते हैं हमारा दूसरा पद, इसी का ही, छोटा मेरा खेत का ही, अभी बगुलों के पंख नहीं आया। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा छोटा मेरा खेत। अब यहाँ पर कवि ने देखिए क्या बताया है, उमा शंकर जोशी जी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कविता की समानता कर रहे थे वे फसल से, कि फसल और कविता दोनों में समानता व्यक्त कर रहे थे, खेत और पन्ने के ऊपर, कागज के पन्ने की समानता व्यक्त कर रहे थे। लेकिन इन पंक्तियों में यहाँ पर विभिन्नताएं हैं कि कविता क्या है और फसल क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि झूमने लगे फल, जैसे ही खेत में फसल उगी और अच्छी पक गई, जो फल है वो झूमने लग गए। इसी तरह से यहाँ पर जो कविता थी वो कविता बहुत अच्छी बन गई, पुष्पित पल्लवित हो गई है। अब वो हर एक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए जा रही है, यानी कि हर एक व्यक्ति उसका आनंद उठा रहा है। रस अलौकिक है, रस जो प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, अलौकिक है। किसका, कविता का। कि खेत रूपी यानी कि फसल रूपी कविता का जो रस है वो अलौकिक है, जिसके बारे में नहीं बताया जा सकता। कविता अमृत धाराएं फूटती है, क्या फूटती है बच्चों, अमृत की धाराएं फूटती है। जैसे पढ़ते हैं ना, अगर मेरी इस खेत स्वरूप पन्ने के ऊपर जो फसल स्वरूप कविता है, उस कविता को जब आप पढ़ते हो तो उसकी अमृत धाराएं फूटती है, मुझे रस प्राप्त होता है, रस प्रदान करती है वो। ठीक है, उसकी अमृत धाराएं फूटती है। रोपाई क्षण की, क्षण यानी कि कुछ समय, थोड़े समय की, रोपाई कुछ समय की। ठीक है, कुछ समय की, कि रोपाई मैंने इसे कुछ समय के लिए थोड़ी देर में ही लिख डाला। कटाई अनंतता की, लेकिन इसे युगों युगों तक पढ़ा जाएगा। इस कविता को मैंने कुछ समय देकर ही मैंने लिखा है,
कुछ समय ही अपना दिया है और उसमें एक कविता का निर्माण कर दिया है, लेकिन इसे युगों युगों तक पढ़ा जाएगा, इसका आनंद लिया जाएगा। ये मतलब फसल की तरह एक बार कट गई और समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। आप इसे काटते जाओ, मतलब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, इसका आनंद और ज्यादा प्रफुल्लित होता जाएगा। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। फसल को काट देंगे तो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आगे और दूसरी फसल बोनी पड़ेगी, खेत में फसल ही नहीं रहेगी। लेकिन कागज के पन्ने पर जो कविता रूपी फसल है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। कितनी भी आप उसको पढ़ लो, कभी भी उसका जो रस है, जो आनंद है, वो समाप्त नहीं होता है। रस का अक्षय, अक्षय का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला। होने वाला। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत। चौकोना, मेरा जो चौकोना कागज का पन्ना है जिसको मैं खेत की संज्ञा दे रहा हूं, रस का अक्षय पात्र है। ये कभी इसका रस खत्म होने वाला नहीं, कभी इसका आनंद समाप्त होने वाला नहीं है। तो कभी नहीं यहाँ पर कहा है कि जो कविता है वो रसदायी होती है, रस प्रदान करने वाली होती है और कभी भी इसका आनंद और रस समाप्त होता नहीं है। अब करते बच्चों हम यहाँ पर इसका प्रसंग, तो प्रसंग देखिए वैसा ही है कि प्रस्तुत काव्यांश कवि उमाशंकर जोशी द्वारा लिखित उनकी पहली कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है। इसमें कवि ने इसमें कृषक समान भावनाएं व्यक्त करता है और उनके पास भी चौकोर कागज रूपी छोटा सा खेत है जिस पर काव्य रचना रूपी खेती करता है। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या। कवि कहता है कि कागज रूपी खेत में जब कविता रूपी फसल झूमने लगती है तब उसमें अनुभूति और संवेदना की अद्भुत रस धाराएं फूटने लगती है जो अमृत के समान मधुर रस का आनंद देने वाली होती है। कवि कहता है कि जो रचना उसने पल पल भर में रची थी उसका फल व आनंद अनंत काल तक सुखदायक रहेगा। आगे देखिए, अर्थात उनकी रचना की मिठास ताजगी कभी खत्म नहीं होगी। साहित्य का रस जितना लुटाया जाए वह उतना ही बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र यानी कि रचना का अनंत आनंद कभी खत्म नहीं होता, सदैव भरा रहेगा। ऐसा मेरा छोटा चौकोर कागज रूपी खेत। भाव यह है कि कवि अपने रचना कर्म कृषक कर्म के सदृश मौन मान सदैव फलदायी मानते हैं कि जैसे किसान हमेशा फलदायी रहते हैं, जो फसल उनको देती है, और खेत हमेशा फलदायी रहते हैं, वैसे ही जो मेरी कविता है वो हमेशा फलदायी रहती है। ठीक है, काव्य सौंदर्य है कि कर्म रचना का सुंदर वर्णन कवि ने किया है और कविता का आनंद शाश्वत रहता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, तत्सम प्रधान भाषा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, रूपक और श्लेष अलंकार। अब आते बच्चों हम यहाँ पर हमारे बगुलों के पंख। बगुले देखिए आप में से किसी ने, इस तरह से होता है ना। आज मैं किसी के नाम वगैरह नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है, बहुत हो गया। सुबह भी देख लिया मैंने, सब बच्चे बातें करते रहते हैं, अपने आपस में लगे रहते हैं, ठीक है, तो गलत बात है ये। तो बगुले देखे होंगे ऐसे, इस तरह से होते बगुले। तो बगुलों के पंख कैसे है, बगुले और बगुलों के पंख कैसे होते हैं। नभ में पाती, पाती का मतलब क्या होता है, पंक्ति, ठीक है, नभ यानी आकाश। बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाते वे मेरी आंखें। कजरारे, कजरारे के मतलब काजल युक्त। बादलों की छाई नभ में छाया, छाई यानी कि आभा, जो छाया यानी कि उसकी आभा, प्रतिबिंब। तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया, श्वेत काया का मतलब होता है सफेद शरीर वाले, शरीर वाले बगुले, सफेद शरीर वाले बगुले। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया, निज यानी अपनी, और माया का मतलब होता है अपने जादू से, अपने जादू से। उसे कोई तनिक, तनिक का मतलब होता है थोड़ा। रोक रखो, रोक कर रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। अब देखिए बच्चों, कुछ ज्यादा गहरा नहीं है इसमें, और इसका जो अनुवाद है गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया है वो भोलाभाई पटेल ने किया है, याद रखिएगा, हम प्रसंग में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए कि बगुलों की पंख के रूप में कवि उमाशंकर जोशी जी ने देखा होगा, भाई कभी आसमान में बगुलों की पंक्तियां जा रही है, आपने भी देखा होगा। ये जो आसमान है इस तरह से लाइन से जाती है, ये ऐसे
एक मिनट, होती व्हाइट कलर की है, मैंने येलो बना दी सारी। ऐसी होती है ना, ऐसे पंक्तियां जाती है लाइन से, बहुत अच्छी तरीके से मैंने देखा उसको, इसलिए मैं बना पा रही हूँ, अदरवाइज नहीं बना पाती। इस तरह से जाती है, ऐसे पूरा एक समूह जाता है, समूह में जाती है। और वो समूह कभी कभी ऐसा भी हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कभी इस तरह से जाएगी, कभी एक रहेगी और बाहर पीछे की साइड ज्यादा रहेगी। मतलब ये लीड करते हैं, ये लीडर होते हैं, फिर इनके पीछे ये जाते हैं, फिर इनके पीछे, फिर इनके पीछे, फिर इनके पीछे, ऐसे ऐसे सीक्वेंस बना रहता है। इस तरह से बगुलों की पंक्ति जाती है। तो बच्चों ये जो आसमान में बगुलों की पंक्ति जाती है ना, तो बहुत सुंदर लगता है, आसमान बहुत सुंदर लगता है। काले काले बादलों के बीच में ऐसे सफेद सफेद बगुले जाते हैं तो कैसा प्रतीत होता है। बस उस सुंदरता को कवि ने देख लिया होगा, और देख लिया और उन्होंने कविता रचना कर ली। अब आप कहोगे कि भाई ऐसे तो सब कविता रचना कर लेंगे तो फिर क्या होगा। तो भाई क्या, कवि है, साहित्यकार है, मन मस्तिष्क में आई कुछ कड़ियां लिख डाली, है ना, हमें पढ़ने के लिए दे दी कि भाई पढ़ो और समझो, जानो प्रकृति की सुंदरता क्या है। क्योंकि हम तो प्रकृति से काफी दूर हो चुके हैं, प्राकृतिक वातावरण को हम भूल चुके हैं। ये साहित्यकारों का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है कि आज हमें बारी बारी से कुछ कुछ समय बाद याद दिलाते हैं कि देखिए ये सीन भी हुआ करते थे, वो सीन भी हुआ करते थे, वो सीन भी हुआ करते थे। शमशेर बहादुर सिंह जी का उषा, ऐसा सीन हुआ करता था क्या, हमने समझ सकते थे क्या। उस उषा कविता के माध्यम से हम जानते हैं कि उषा क्या होता है, कैसा जो प्रकृति है कैसे रूप बदलती है, हमें मालूम था क्या, नहीं पता था। तो कवि कह रहे हैं कि आसमान में जो बगुलों की बंधी हुई पंक्ति है, बंधी हुई, देखिए बंद कर जा रहे हैं, आसमान में पंक्ति बंधी हुई बगुलों के पंख, बगुलों के पंख ऐसा लग रहा है बांध कर एक साथ ले जाया जा रहा है। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, यानी कि उनकी जो पंक्तियां हैं, बगुलों की पंक्तियां, वो मेरी आंखें चुरा कर ले जाती है। मेरी आंखें मतलब मेरी आंखें उनकी तरफ ही गड़ जाती है, वे पल के झपकाने तक क्यों नहीं मंजूर करती है, उनकी तरफ ही, उनकी मतलब उनकी सुंदरता से ही मंत्रमुग्ध हो जाती है। गजरारे बादलों की छाई नभ में छाया, क्या आसमान के अंदर काले काले बादलों की छाया है, घनघोर घटा छा रखी है। अब उस बीच में तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया। अब शाम के समय, सांझ यानी शाम के समय, सांझ का मतलब क्या होता है, शाम, शाम के समय ये जो बगलों की सफेद काया है, सफेद शरीर है, जब ये ऐसे उड़ते 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 जाता है तो ऐसा लगता है कि तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया, कि सांझ जो है, संध्या है, अपनी सफेद काया के साथ में वहां तैर रही है। कहां पर, बगुलों के पंखों के रूप में आसमान में तैर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हौले हौले का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे जाती मुझे बांध निज माया में, निज यानी कि अपनी। ये जो बगलों की पंक्तियां हैं, ये जो बगलों के पंख है, ये धीरे धीरे मेरे मन को, मेरे मन और मेरे हृदय को अपने काया में, अपनी सुंदर काया में, अपने सुंदर पंखों में बांध कर लिए जा रही है। ये धीरे धीरे मुझको बांध कर लेकर जा रही है। उसे कोई तनिक रोक रखो, उसे भाई थोड़ा सा रोक के रखो, मेरा मन भी वहां चला जाएगा। कवि कह रहे हैं कि उन बगुलों को थोड़ा सा रोक के रखो, उनके जो बगुलों के पंख है वो सफेद काया के रूप में है, पूरे सफेद रंग के होते हैं, तो वो अपनी इस सफेद माया के अंदर, सफेद जादू के अंदर मुझे बांध कर लेके जा रहे हैं। थोड़ा रोको उनको, मैं अपने मन को स्थिर रखना चाहता हूँ। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, कि मेरी आंखें टकटकी लगाकर बस उसी सीन को देखना चाहती है, और कहीं पर और कोई सुंदरता मुझे नजर ही नहीं आ रही है। तो वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें, कि नभ में पाती, कि नभ नभ आकाश के अंदर, आसमान के अंदर मैं बगुलों की पंखों की पंक्तियों को बंधा हुआ देख रहा हूं, उसकी सुंदरता को देख पाता हूं। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम इसका संदर्भ। तो संदर्भ के लिए हम फिर से इसको सेट करेंगे, जैसे इसको करा था, इसको किया था हमने यहां तक, ठीक है। अभी आ जाएगा हमारा यहां और यहां, तो यहां लिख लेते हैं हम, सॉरी, अब संदर्भ दिखेगा ही नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा, कलर ये ले लेते हैं, संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में हम बहुत सारी चीजें लिख लेते हैं कि प्रस्तुत पदांश
हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि उमा शंकर जोशी जी की कविता बगुलों के पंख से लिया गया है, जिसका गुजराती भाषा से हिंदी में अनुवाद भोला भाई पटेल द्वारा किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा संदर्भ। अब करते हैं हम यहाँ हमारा प्रसंग। तो जिसमें कवि ने काले आकाश में उड़ते श्वेत बगुलों, श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद बगुलों की मनोरम पंक्ति, मनोरम का मतलब होता है मन, बहुत ही सुंदर पंक्ति का वर्णन किया है। जो लाइन होती है ना, उसका वर्णन किया। कवि कहता है कि आकाश में सफेद बगुले अपने पंख फैलाकर पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं, और ऐसे ही उड़ते बगुले हमेशा। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो अब की बार नोटिस जरूर कीजिएगा। उनकी सुंदर व आकर्षण उड़ान मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रही है, अर्थात बगुलों की पंक्तिबद्ध उड़ने के दृश्य को मैं टकटकी लगाकर देख रहा हूँ। कवि कहता है कि आकाश में काले काले बादलों की छाया फैली हुई है, और उसमें श्वेत यानी सफेद बगुलों की पंक्ति ऐसी लगती है मानो संध्या की श्वेत कांतिमय चमकीली काया तेज गति से आकाश में तैर रही है, तथा इस तरह विचरण करके वह मुझे धीरे धीरे अपनी माया यानी जादू से आकर्षित कर रही है। कवि आगे कहते हैं कि ऐसा रमणीय यानी कि सुंदर दृश्य कहीं आंखों से शीघ्र ओझल न हो जाए, इसलिए उसे कोई जरा रोक कर रखो, यह मन भावन दृश्य मेरी आंखों को चुरा लिए जा रहा है। कहने का भाव यह है कि उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के श्वेत श्वेत पंखों की सुंदरता में कवि की आंखें अटक कर रह जाती है। ठीक है, अब करते हैं यहाँ इसका काव्य सौंदर्य। तो खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है। कवि ने सौंदर्य उसके प्रधान का वर्णन किया है, और बिंब योजना है, आंखें चुराना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको अच्छे से? और यही नहीं, पूरा चैप्टर है कि 3 पद है, तीनों ही पद आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। तीनों पद, जैसे हमने छोटा मेरा खेत के 2 पदांश है और बगुलों के पंखा 1 पदांश है, तो तीनों हमने कर लिए हैं। इसकी सप्रसंग, संदर्भ और काव्य सौंदर्य के साथ में व्याख्या कर लिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आगे का लेक्चर जो इससे क्वेश्चन आंसर के साथ जुड़ा हुआ होगा वो हम करेंगे अगले क्लास में, यानी कि शुक्रवार को हम करेंगे। तो ये शुक्रवार को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर शनिवार को हम नया चैप्टर गद्य खंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाइए, तैयारी करिए, और साथ में आपका जो बैकलॉग है ना उसको पूरा करिए। तो सबसे पहले कल संडे है तो उसको पूरा कीजिए। जितने भी सब्जेक्ट का बैकलॉग है आप उसको एक एक घंटा लोगे तो आपका अच्छे से ये बैकलॉग क्लियर हो जाए।